अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है। नाजरीन, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला किया था वो हुकूमती जमातों को दिया और उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। अब देखना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके फ़ैसले का जो एहतराम किया जाता है। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है वो देखते हैं कि उनके पास कानून और आइन में क्या गुंजाइश है कि वो दोबारा अपनी सीटें ले सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीनियर माहिर कानून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं आगा अहमद मजीद साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि कानून और आइन में गुंजाइश है कि दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमती पार्टी हैं वो अपनी सीट ले सकती हैं या नहीं ले सकती। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था सूबाई और कौमी सीटों का, तो वो तो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल हो गया जी। अब देखना ये है कि जो मौजूदा पार्टीज़ हैं जिनकी सीटें थी, क्या वो दोबारा अपनी सीटें वापस ले सकते हैं कानून और आइन के मुताबिक? देखें, सबसे पहले तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो तकसीम है इसको कलअदम करार दिया है, तो हमारे ख्याल में कि इसको अगर जब तकसीम किया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त सो मोटर लेना चाहिए था, ताकि ये जो 1.5-2 महीने का लैप्स हुआ है ये कौम का इतना टाइम भी ना बर्बाद होता। और जो पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात भी दिए हैं कि इलेक्शन के रूल्स बनाना और इलेक्शन की डेट्स वगैरह अनाउंस करना, सब काम तो हो गए। गो कि ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स में मेंशन नहीं था कि अगर कोई पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर वो नहीं ले पाती तो दूसरी पार्टियों को तकसीम की जाएंगी। तो इस हवाले से थोड़ा सा ये इसमें सिकम है, तो इसको देखते हैं कि अब जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उसको किस तरीके से लेते हैं। ज़्यादा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, वो भी काबिल एहतराम है, फिर जो पार्टीज़ हैं वो जो डिसीजन लेंगी तो लिहाजा उसी की रोशनी में फिर आगे का जो सियासी राय अमल है वो तय किया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, जो सीटें उन्होंने हुकूमत को दी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस कानून के तहत सीटें जो ना इनको दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मुखालफत कर दी? देखें, जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उसमें तो ये मेंशन नहीं है कि जी ये जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर कोई पार्टी इलेक्शन ना कराने के बुनियाद पे कलअदम करार दी जाती है और उसकी सीटें मखसूस जो सीटें हैं कोई दूसरी पार्टी को दे दी जाएंगी। इलेक्शन के आइन में इस किस्म की गुंजाइश नहीं है। ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला लिया है उस हवाले से तो उसका ये दुरुस्त फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट का? जी, सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त फ़ैसला है। अच्छा, अब दुरुस्त फ़ैसले को हमने देखना आइन और कानून के हिसाब से। अब जिस तरह अपना KPK में है वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद की ज़्यादा सीटें हैं, मतलब उसके बाद जो पंजाब में भी सुन्नी इत्तेहाद की सीटें हैं, लेकिन ये कि अब सीटों के मुताबिक जो आइन कहता है अब वो कितनी जो नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जा सकती हैं और कितनी नशिस्तें जो है ना पीपल्स पार्टी की तरफ, नून लीग की तरफ आ सकती हैं। ये तकरीबन जो मखसूस नशिस्तें हैं 30 से 40 सीटों का फ़र्क पड़ेगा जो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं। और अगर ये उस तरफ जाती हैं तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उसको भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, गवर्नमेंट को भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसमें अब ये क्या देखना कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद MQM, ये दोनों तीनों मुश्तरका हुकूमतों में मौजूद हैं, तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर कैसा फ़ैसला आएगा कि ये एक दूसरे में? देखें, जो इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब ज़ाहिर है जो सुन्नी इत्तेहाद की जो सीटें बनती थी वही उनको रेशो के हिसाब से तकसीम की गई हैं दूसरी पार्टीज़ में, तो अब वही जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और उसमें मतलब है कि कोई दूसरी राय नहीं है कि जी किसकी कितनी होंगी। जितनी वो रेशो के हिसाब से उन पार्टीज़ में तकसीम की गई हैं वही वो रिवर्स होंगी और उसका इफ़ेक्ट जो है वो जब सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक इम्बैलेंस गवर्नमेंट के लिए क्रिएट करेगा। मतलब ये एक आइनी और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला बनता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मुअत्तल किया। अब उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक
फैसला करेंगे जो तमाम जो कानून के मुताबिक सीटें आती हैं वो दिया जी। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अब मौजूदा दौर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान MQM है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी है जी। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मसाइल से गुज़र रही है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मसाइल से गुज़र है। अब अगर 5 साल ये तीनों हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ तक बेहतर हो सकती है या कहाँ तक ये दोबारा सरवाइव कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा आप बताइए। देखें, सबसे पहले तो जो हमारी जो गवर्नमेंट का जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है उसमें IMF से जान छुड़ाना सबसे पहले वो हमारा अवलीन तरजीह होना चाहिए। ठीक है। तो जब तक हम ये कशकोल नहीं तोड़ेंगे हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पॉजिटिव साइड पे नहीं ला सकते। तो हमेशा ये हमारा ये खसारे में ही ये चीज़ें जाएंगी। और अब जो हमारा बजट आने वाला है वो भी काफ़ी सख्त बजट है 2024-25 का। तो उसमें भी हमने देखना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि प्रोविंस में नून लीग की गवर्नमेंट है, तो डेफ़िनेटली अगर तो ये सख्त बजट हुआ और जो कि अवाम को काबिल कबूल ना हुआ तो ये गवर्नमेंट को भी मसाइल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को भी मसाइल कर सकते हैं, लेकिन ये कि सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% बढ़नी चाहिए। तो जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में जारी है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो डेफ़िनेटली जो हमारा सबसे जो मज़लूम तबका, मैं तो कहूँगा कि जो सैलरीड तबका है, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ हैं और जिनकी सैलरी पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है, तो डेफ़िनेटली उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। और पीपल्स पार्टी चूँकि हुकूमत में गो के एज सच फेडरल में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक अच्छी बात है कि सदर ज़रदारी साहब इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त हुकूमत में। तो मुझे लगता है कि हुकूमत किसी भी तरह से कोई मसाइल का शिकार नहीं होगी और ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी 100% बजट आने वाला है। देखें, 100% ना सी तकरीबन 35 से 40% जो है वो इजाफा ज़रूरी है। अच्छा सर, आपने कचकोल की बात की। कचकोल की बात तो ये है कि अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों सऊदी अरब का वक्फ आया और 10 अरब डॉलर की जो है ना सरमायाकारी करने का उन्होंने मिले। जी जी। तो अब ये है कि एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ IMF है, तो कचकोल वाला सिस्टम तो बना हुआ है कि मतलब जब भी कोई हुकूमत आती है वो दुबई वालों की तरफ देखती है। तो IMF के बाद तो ये भी है कि दुबई वाले भी हैं, लेकिन है कि जब भी कोई हुकूमत भी आती है, लेकिन सदियों से हम देख रहे हैं दुबई वाले आ गए, सलमान आ गया, शहज़ादा आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कब तक इन सऊदी अरब के रहम करम पर रहेंगे या IMF के रहम करम पर, क्योंकि आपने कहा कि कचकोल से निकलना चाहिए। जी, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी इकॉनमी में हमें इन्वेस्टमेंट को जो है वो तरजीह देनी चाहिए। अगर सऊदी अरब हमारे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक तरफ हमारा वो थरकोल के मसाइल हैं, दूसरी तरफ सैंडक के मसाइल चल रहे हैं, फिर अभी कोई रिफाइनरीज़ वगैरह के भी कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। और उसके साथ साथ जो हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक जो मज़लूम तबके को, जो हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है, उसको रोज़गार के जो मसाइल हैं तो ऑटोमेटिकली रोज़गार के मसाइल भी हल हो जाएंगे। अच्छा सर, आप रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं, सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब से या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से या करीब कोई मुलाकात होने वाली या होने की है, तो आप अकाउंटेंट चार्टर्ड भी हैं, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दशी कर्ज़े हैं सारे, इस सिलसिले में आप ज़रदारी साहब को क्या राय दे सकते हैं या उनसे क्या मशावरत ले सकते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जाए? देखिए, ये जो सर्कुलर डेट है इसको तो हमने सबसे पहले ख़त्म करना है। हर इदारे को चाहिए कि जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जितनी भी हैं तो वो उसको प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल करे। और
जो जहाँ तक सरदार जरदारी साहब का विजन है, डेफिनेटली वो बहुत दूर अंदेश हैं और बहुत अच्छी हिकमत अमली भी वो जानते हैं, मुल्क को माशी तौर पे भी बेहतर तरीके पर चलाना जानते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कामयाबी से 5 साल का दौर अपना सदारत में निकाला और किसी भी किस्म का जो अवाम को परेशानी थी वो नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो ये दौर चल रहा है इसमें ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो एक यंग विजनरी लीडर हैं, तो डेफिनेटली उनके ज़ेर साया जो भी लोग काम कर रहे हैं हम भी ज़ाहिर है उनको फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली हम जिस तरह भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ होंगी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को मुस्तहकम करने के लिए, तो हम भी शाना बशाना जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, अब पिंडी की बात करते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक भी पिंडी शहर से ही है। तो जो पिंडी के अवामी मसाइल हैं और अब सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरूज में आई है 2008 के बाद, अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिंडी के लिए गवर्नर भी दिया। तो पिंडी के अंदर पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से कमज़ोर है अवामी सतह पे। तो अब क्या करेंगे कि जो अवामी मसाइल हैं पिंडी के, उसके बारे में आप ज़रा पिंडी के मसाइल के बारे में आप क्या करेंगे, उनको हल करने के बारे में गवर्नर साहब के साथ कोई मीटिंग होने वाली हो या कोई ऐसी चीज़ हो? देखें, गवर्नर साहब के साथ हमारी 1-2 सिटिंग्स हो चुकी हुई हैं रावलपिंडी के मसाइल के बारे में। तो अभी एक जो तफसीली मीटिंग है वो इंशाल्लाह, चूँकि अभी लोग मुबारकबाद का सिलसिला वगैरह जारी है तो पार्टी वर्कर्स भी मुलाकात करते रहते हैं, तो उनसे ज़रा फारिग हो जाएं तो इंशाल्लाह जो रावलपिंडी के तरक्याती मसाइल हैं वो भी उनके सामने हमने डिटेल में रखने हैं। हमने वो सारा प्लान चेकआउट किया हुआ है, हमारी टीम भी उस पर काम कर रही है। और जो जहाँ तक सदर जरदारी साहब का ने जो अपना सरदार सलीम हैदर साहब को अपॉइंट किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुश आइंद पार्टी के हवाले से ये सदर साहब का इक़दाम है। जो ये अपने सरदार सलीम हैदर साहब हैं, ये ख़ास तौर पे जो पार्टी के बुनियादी वर्कर्स हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है और ये अवामी मसाइल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नर हाउस के दरवाज़े हर शख्स के लिए हर वक्त खुले हैं। हमने देखा है, हम जब भी गए हैं लोग आते हैं अपने मसाइल बयान करते हैं और गवर्नर साहब फौरी तौर पे उन मसाइल को हल करने के लिए अहकामात जारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, चूँकि उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, उनकी बुनियादी जड़ें रावलपिंडी डिवीज़न से है, तो हर मसला उनकी फिंगर टिप्स पे है। ठीक है। तो ये सदर जरदारी साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है। रावलपिंडी को एक तरक्याती पैकेज भी इंशाल्लाह मिलना चाहिए गवर्नर साहब की लीडरशिप में, तो रावलपिंडी इंशाल्लाह तरक्की करेगा, पहले से बेहतर होगा इंशाल्लाह। सर, जो अंदरूनी शहर के मसले हैं, ख़ास करके जो ये अपना आरा बाज़ार, राजा बाज़ार, आर्या महल्ला, ढोकलाई बख्श, इधर जो कभी बारिश आती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सैलाबी सूरत इख्तियार कर जाते हैं, नाला लाई चढ़ जाती है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून का एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गढ़ था। तो अब ये है कि जो गवर्नर साहब के पास जो सीट्स है और ये जो नाला लई है, पानी आता है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, सायरन बजना शुरू कर देते हैं। तो इस काम के लिए अब गवर्नर साहब ने कौन सी कोई ऐसी कमेटी या जिसमें आप भी एक सीनियर आदमी हैं, कोई ख्वाहिश की हो कि इन मसाइल को हल करने के लिए गवर्नर साहब के साथ कोई आपने मीटिंग की हो, मशावरत की हो, तो फ़ौरन इन मसलों को जो ना अवामी? देखें, जहाँ तक नाला लई के मसाइल का ताल्लुक़ है, तो आज से तकरीबन 200 साल पहले जब ये नाला लई तैयार हुआ था तो वो मुस्तकबिल के प्लानिंग के हिसाब से वो किया गया था। तो अभी भी अगर उसको देखे जाए, अगर उसमें जो तजावज़ात आगे पीछे लोगों ने नाजायज़ तजावज़ात मैं कहूँगा कि जो कायम की हुई हैं, अगर वो नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म कर दिया जाए और जो नाले की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ लोगों ने उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, तो ये नाला लई के मसाइल भी बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। इसको हल करना कोई मतलब है कि मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं है जी। अच्छा सर, इसके बाद ये बताएँ कि अब पंजाब के अंदर मरियम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा हैं और उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा किसी हद तक कंट्रोल की है जी, लेकिन ये कि जो आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात है खाने पीने की, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नाम की हैं, मतलब ये चीज़ें सस्ती नहीं, आटा ज़रूर सस्ता हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सेम वैसी हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर कोई पंजाब गवर्नमेंट वज़ीर आला के लिए कौन से चैलेंज है जो आवाम को अच्छा और फ़ौरन रिलीफ मिल सके? देखिए, जो महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो एक आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया, वो तो हर शख्स का एक बुनियादी मसला है। तो जहाँ तक हमारी ये वज़ीर आला साहब का ताल्लुक़ है, अच्छी हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक है, वो भी चाहती हैं कि सूबे के मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। उन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जो हैं टास्क फोर्सेस भी बना दी हैं, ख़ास तौर पे वुमेंस को एम्पावरमेंट करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने टास्क फोर्सेस वगैरह बनाई हैं और मसाइल को हल करने के लिए लोगों को ड्यूटीज़ सौंपी हैं, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिल के जो है यही दो वाहिद जमातें हैं या कोई साथ में कोलिशन जमात भी है, तो यही आगे मुस्तकबिल में फ्यूचर है पीपल्स पार्टी का और या आप नून लीग समझ लें। मतलब ये दोनों ही मुस्तकबिल में आने वाली काम करने वाली ये दो ही पार्टियाँ जो दोबारा से सर्वाइव भी हो सकती हैं, इक़्तिदार में भी आ सकती हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवामी मसाइल के लिए ये बेहतर काम कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो एक मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो आम कारकुन है जिसकी अवाम में जड़ें होती हैं, हमेशा उसी को, चाहे MP हो, चाहे MNA हो, चाहे बलदियाती लेवल पे कोई टिकट हो, तो आम कारकुन को दिया है। और ख़ास बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी का ये जो आम छोटा कारकुन है उसकी भी सीनियर लीडर तक इजीली रसाई है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क में एक वाहिद जमात है जो अवाम के मसाइल को हल कर सकती है। अच्छा सर, कोई आपस की बात है, कोई आपने गवर्नर साहब से कोई मीटिंग की हो, कोई आसिफ जरदारी साहब से मीटिंग होने वाली हो, तो कोई आप गवर्नर के कोऑर्डिनेटर या कोई मुशीर अपनी ज़ात के लिए नहीं, लोगों के कामों के लिए रावलपिंडी के, क्योंकि रावलपिंडी में बहुत अरसा हो गया पीपल्स पार्टी की क़यादत है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सीनियर क़यादत नहीं है जो अवामी मसाइल को समझ सके, अवामी मसाइल को हल कर सके। तो आप अवाम के लिए अपनी ख्वाहिश गवर्नर के मुशीर, कोऑर्डिनेटर या कोई इस तरह से कोई आप देखिए, गवर्नर साहब से अक्सर हमारी मुलाकात रहती है और जो अवामी मसाइल हैं और नेशनल इश्यूज़ हैं उन पे तो हम बात करते रहते हैं। तो जहाँ तक कोई ओहदे का ताल्लुक़ है, ना तो हमने कभी इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया। हाँ, अलबत्ता अगर कोई वो मशवरे वगैरह के लिए बुलवाते हैं तो वो हम ज़रूर जाते हैं उनके पास। अच्छा, मतलब आपको अगर सीट दे दी जाए वज़ीर आला अपना गवर्नर के साथ, तो आप खुशी से उसको कबूल करेंगे अवामी मसाइल के हल के लिए? देखिए, अवामी मसाइल के हल के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो तो सीट के बगैर भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, अब यह है हॉस्पिटल में पिछले दिनों ना वज़ीर आला साहबा आई और ख़ामोशी से होली फैमिली से एक चक्कर लगा के चली गई। उन्होंने अपनी क़यादत को भी आगाह नहीं किया, बस आई और हॉस्पिटल में गई। इसका मतलब, इनके आने का मतलब क्या था? हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोगों को जो सही इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा, अब बेनज़ीर हॉस्पिटल है, बेनज़ीर हॉस्पिटल को गवर्नर साहब भी आए हैं। क्या गवर्नर साहब बेनज़ीर हॉस्पिटल की तरक्याती कामों के लिए या लोगों की सेहत के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? लेकिन जहाँ तक ये होली फैमिली हस्पताल या किसी भी हस्पताल में विज़िट है, ज़ाहिर है एक अथॉरिटी सरप्राइज़ विज़िट किसी भी वक्त कर सकती है ताकि वहाँ के मसाइल को एक आम शहरी की नज़र से देखा जा सके। तो गवर्नर साहब भी इस सिलसिले में हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली होगा, ये सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और जो अवामी मसाइल थे उसके ऊपर बात भी की और जो कौमी मसाइल थे उससे भी आपने अच्छे तरीके से हमें डिफेंड भी किया, बताया भी और आवाम को भी आगाह किया। नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यही आपकी मोहब्बत है जिसके हम इंतज़ार में होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।